भी सीबीएसई एग्जाम्स आ रही है, क्या आएगा उनके एग्जाम में इस बार? 20% सिलेबस होता है, जैसे 80% क्वेश्चन आते हैं, तो वो 20% पता कर लो, बस काम वहां पर आपका इजीली खत्म हो जाएगा। आप पिछले 9-10 साल के पेपर लेके बैठो, सारे क्वेश्चंस के टॉपिक लिखो और उसके बाद ये देखो कि कितने टॉपिक कहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। मिस्टर प्रशांत किरत अपने स्टूडेंट्स के बीच प्रशांत भैया के नाम से जाने जाते हैं। इनकी गाइडेंस में स्टूडेंट्स ने कई उपलब्धियां हासिल की है। ये है आज के एडटेक एंड एजुकेशन के स्टार। सीबीएसई सेट कैसे करता है पेपर? हर चैप्टर के कुछ टॉपिक होते हैं जो कि जरूरी हैं। उन्हें पता है तुम जब हाई स्टडीज करोगे वहां पर ये टॉपिक्स काम आने हैं। तो एक एवरेज बच्चा कैसे टॉपर बन सकता है? आप अपना मोटिवेशन ढूंढ लो कि आपको करना क्यों है। अब बस आपको चाहिए एक राइट पाथ, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताबें हैं, और लास्ट होता है हमारी ब्लाइंड फोल्डर्स लगे कि भाई कुछ नहीं देखना, बस करते जाओ। हाउ डू यू रिलैक्स योर माइंड? एक पेपर निकालो, एक तरफ लिखो ए, एक तरफ लिखो बी पार्ट। अब लिखो अपनी ओवर थिंकिंग। ए पार्ट वो है जिनका आप कुछ कर सकते हो, बी पार्ट वो है जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये जब मैंने लिख लिया ना, उसको मैं कट कर देता हूँ। ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ये है और अब उन पे काम करना है मुझे बस। टेल मी एक्सरसाइजेस जिससे मेमोरी शार्प होती है। ट्राई सम न्यू थिंग्स डेली। और जब नई चीजें करते हो तभी ब्रेन सीखता है और तभी ब्रेन के पार्ट्स ज्यादा डेवलप होते हैं और उसी से आपकी थिंकिंग स्किल इंक्रीज होती है। लीकर और सीबीएसई कहाँ से टैग पड़ा? क्या मतलब है इस टैग का? Watch this episode till the end. But before you do that, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइट्स मिले एंड कुछ नया सीखने को और सुनने को मिले। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, आप हमें वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। अभी सीबीएसई एग्जाम्स आ रही हैं, राइट? तो कोई टिप दो मुझे 2-3 बच्चों के लिए जो अभी बच्चे देख रहे हैं, सीबीएसई में 12th क्लास में है जो, या 10th क्लास में 12th, हाँ ठीक है। क्या टिप्स है उनके लिए, क्या आएगा उनके एग्जाम में इस बार? सीबीएसई वाले जितने भी स्टूडेंट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एग्जाम जो बना है सीबीएसई, एक तो बहुत आसान एग्जाम है, बहुत इजी एग्जाम है। ओके, इतनी हाइप बनाई जाती है, बट वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर होते हैं बोर्ड एग्जाम। 10th के हो चाहे 12th के हो, बहुत आराम से हो सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट है जो ज्यादा नहीं पढ़ रहा है ना, उसको या तो तुम एक अपना दोस्त पकड़ लो बहुत अच्छा, जो तुम्हें बता दे, और उससे पूछ लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या आने वाला है। या तो आप अपने टीचर या किसी के थ्रू पूछ लो, क्योंकि अगर आपको ये क्रैक हो गया ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स मैं पढ़ सकता हूँ, है ना। वैसे कि ये रूल भी होता है 80-20, हाँ, जिससे मतलब मोस्टली पेपर आपका आ रहा होता है, 20% सिलेबस होता है, जैसे 80% क्वेश्चन आते हैं, तो ये अप्लाई होता है। यहाँ पर तो बहुत होता है, स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है। तो वो 20% पता कर लो, बस काम वहां पर आपका इजीली खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज कैसे पता कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। जैसा एक तो आपका दोस्त, टीचर दोनों ही नहीं है, तीसरा काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, जितने उठा सकते हो। सीबीएसई के मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स के आप उठा लो पिछले 7 साल के पेपर, बस। बट ऐसा होता है कि स्कूल की जो इंटरनल एग्जाम्स होती है वो टफर होती है देन द सीबीएसई एग्जाम्स? ज्यादा होती है, बहुत टफ होती है। और चेकिंग कितनी टफ होती है स्कूल में, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मेरे स्कूल में तो टीचर मुझे ऐसा लगता था बदला निकालते थे। प्री बोर्ड के अंदर देखा था आपने कैसा बदला निकालते थे वो। उनका टीचर का होता था कि जितना भी इन्होंने मौज मस्ती करी है, इनका सारा गुस्सा अब देखो, निकालो, अब निकालो। तो प्री बोर्ड के अंदर तो मार्क्स, या मे बी ऐसा लगता है टीचर्स ना जानबूझ के टफ होते हैं ताकि हम थोड़ा डर के पढ़ लें, राइट, और फिर बोर्ड्स में अच्छा कर दें। राइट। मतलब उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि ये ऐसे तो नहीं पढ़ेगा, अगर इसको अभी कॉन्फिडेंस बढ़ दिया तो राइट, ये फेल हो उधर, इससे बेटर यहीं फेल करो। वो एक स्ट्रैटेजी होती है। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे, जब स्टूडेंट्स में बात करता हूँ ना, ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है क्योंकि वो बेचारे इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि आप उम्र समझो ना, आजकल वैसे ही इतने उनके जीवन में दुख हैं, और उनको आप एक दुख ये दे रहे हो कि उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, तैयारी कर ली। जो नहीं पढ़ रहा है उसके नंबर कितने भी आए उसको वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो पढ़ रहा है और उसके 50% आते हैं, उसके लिए वो ट्रॉमा है, वो नहीं निकल पाता उस ट्रॉमा से बाहर। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, क्यों डरे हुए हो? क्योंकि उनके प्री बोर्ड खराब हो गए, प्री बोर्ड के अंदर मार्क्स कम आ गए। तो वो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ये स्ट्रैटेजी तो बहुत बेकार जा रही है। ट्रू। पर सीबीएसई सेट कैसे करता है पेपर? कैसे मतलब प्रोसीजर, क्या प्रोसेस होता है, क्या सेट करता है कि 20% सिलेबस होता है उसमें से 80% नहीं, ऐसा नहीं होता। पता है क्या होता है कि हर चैप्टर के कुछ टॉपिक होते हैं जो कि जरूरी हैं।
जो कि ज़रूरी है पढ़ना, कुछ होता है थ्योरेटिकल बहुत जिनकी ज़्यादा नीड नहीं है। Okay. तो जब बोर्ड एग्जाम एक पेपर बनाएगा ना तो उसे पता है कि इन चीज़ों की ज़्यादा नीड नहीं है, तो वो वाले वो टॉपिक्स मेनली क्वेश्चन के अंदर नहीं फॉर्म करता कभी भी। वो होती है ना साइड थ्योरीज जो होती हैं कि हाँ जो इसको सपोर्ट कर रही है आर्ग्यूमेंट को, मेन जो है मेन क्वेश्चन वहीं से आएगा, मेन जो पॉइंट है। तो सीबीएसई का यही पैटर्न होता है कि उन्हें पता है कि यार ये जो है, एक तो ये आगे जाओगे तुम जब हाई स्टडीज़ करोगे 11th-12th में जाओगे या फिर 12th से कॉलेजेस में जाओगे, वहाँ पर ये टॉपिक्स काम आने उनके क्वेश्चन होंगे। दूसरा वो है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ऐसे वो उन टॉपिक के अराउंड बनाता है, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है। तो एक एवरेज बच्चा आज जो ये देख रहा है वो कैसे टॉपर बन सकता है? स्टेप्स बताओ मुझे। देखो अगर मैं बेसिक स्टेप्स की बात करूँ ना तो पहला स्टेप तो यही है जो मतलब जब मुझे पता चला कि मुझे करना है, बट मुझे क्यों करना है, मुझे रीज़न पता चला ना, मुझे लगा कि नहीं यार बहुत हो गया, अब बहुत दुनिया वालों ने जलील कर लिया, अब हमें करना है, तो मेरा एक मोटिवेशन आ गया। तो पहली चीज़ होती है कि आप अपना मोटिवेशन ढूंढ लो कि आपको करना क्यों है। अगर रीज़न नहीं पता होगा 1 2 3 दिन 4 दिन बाद वही हालत आ जाएगी फिर से, ट्रू है ना। तो पहला तो यही है कि आप अपनी मोटिवेशन ढूंढ लो, अपना रीज़न ढूंढ लो। अब जब एक बार आपको रीज़न आपका मिल गया ना तो उसके बाद आप डेली काम ऑटोमेटिक करने लगोगे। अब बस आपको चाहिए एक राइट पाथ, एक सही रास्ता, क्योंकि अब आपकी गाड़ी तो चल रही है, आपको बस एक रास्ता चाहिए ना कि जाना कहाँ पर है। अब वो गाड़ी को सही डायरेक्शन पे ले जाने के लिए आपको ये चाहिए कि मतलब मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे क्या वर्क करा, वो था सम ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, कुछ दोस्त। क्या मतलब इसका? क्या हुआ था कि कोचिंग के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमारा ग्रुप अलग था, कुछ ऐसे थे जो कि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे और मतलब उनके साथ उतनी दोस्ती नहीं थी, बट होता है ना कि हाँ हम दोनों नॉर्मली ऐसे फ्रेंड्स हैं। जब मैं सीरियस हुआ ना, मैं कोचिंग गया, मैं उन 2-3 लोग थे जो टॉपर होते हैं, है ना, जो घिसते रहते हैं उस टाइम पे, उनके सारे नोट्स कंप्लीट होते हैं, मैं उनके बगल में बैठ गया और मैं 4 दिन बैठा, बस 4 दिन, क्योंकि 4 दिन के बाद वो पीछे वाले तंग करने लग जाते हैं कि बस बहुत हो गया भाई आजा। तो वो मतलब मैं 4 दिन बैठा और वो 4 दिन पे मुझे ये समझ में आया कि पढ़ना कैसे है। आपको यही समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारा तो ये था कि ये किताब उठाई, ठीक है 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, खत्म करो, निकाला, ऐसे। बट बहुत डिफरेंट तरीके हैं जो कि मतलब एक राइट पाथ मुझे पता चला मेरे एग्जाम के लिए। अब कोई अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको एक पाथ ढूंढना पड़ेगा ना कि कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताबें हैं, क्या एक पर्टिकुलर वे है उसको पढ़ने का। तो पहला ये था अपना रीजन, दूसरा ये था कि आप एक सही डायरेक्शन में चलो, और लास्ट होता है सिंपल सी चीज़ है कि वो नहीं होता जैसे आज हम काम कर रहे हैं तो हमारी ब्लाइंड फोल्डर्स लगे हैं कि भाई कुछ नहीं देखना, बस करते जाओ। मैंने 12th में ये करा, मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं करना, अब लोग बोलेंगे, बोलने दो, सबको बोलने दो कि ये तो पागल है, 3-3 4-4 बजे तक कमरे की लाइट जल रही है, बोलने दो, अब करना है तो अब करते रहो, जैसे जितना हो रहा है उतना कर दो बस। तो ऑब्सेशन बहुत जरूरी है। ऑब्सेशन, अगर आप एवरेज हो, क्योंकि आप वहां से उठ रहे हो ना जहां से मतलब माइनस से शुरू कर रहे हो, आप माइनस से शुरू कर रहे हो, अब आपको लगाना पड़ेगा ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा लाइफ में भी ऐसे ही है। बिल्कुल। ओके, एंड देन आप यूट्यूब करते हो, यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, टीचर बन गए, पढ़ाते पढ़ाते बहुत चीज़ें हो गई। ये लीकर ऑफ सीबीएसई ये कहाँ से बन गए? नहीं, ये लीकर ऑफ सीबीएसई कहाँ से टैग पड़ा, क्या मतलब है इस टैग का? हुआ क्या था, बोर्ड एग्जाम थे। अब बोर्ड एग्जाम थे तो 12th के नहीं 10th के, Okay. ये 10th के बोर्ड एग्जाम की बात है। 10th के बोर्ड एग्जाम थे तो इस टाइम पे हमने मैराथन्स वगैरह प्लान करी थी कि बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमने जो मैं आपको बता रहा था सुबह वाला सेशन जो कि 4 बजे लिया था, वो चला था, 2 घंटे का सेशन था, 4 से 6 तक चला होगा, और उसमें काफ़ी 1,80,000 बच्चे पढ़ रहे थे उसके अंदर। अब उसके अंदर हमने पढ़ाया, अब वो जितने भी टॉपिक्स हमने मार्क करवाए, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने जो मार्क करवा दिए, मैंने कहा ये 2-3 है, अभी इनको पढ़ लो, तुम्हारा 9 बजे पेपर है, ये पेपर के अंदर तुम्हारे आ सकता है। ऐसे मैंने कम से कम नहीं तो 10-12 टॉपिक्स उनको मार्क करवाए, 10-12 टॉपिक। बोर्ड एग्जाम में जो सवाल है उसमें से आई गेस 80% वो टॉपिक्स के थे जो कि वो मार्क करवाए थे उनको सुबह। तो उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही वो सब स्टूडेंट्स घर आए तो उन्होंने सोशल मीडिया फ्लड कर दिया, उन्होंने वो क्लिप्स निकालना स्टार्ट करा कि ये बताया था कल, आज के पेपर में देखो ये सेम सवाल, कल ये बताया था, आज के पेपर में सेम सवाल। तो वो अचानक से हॉट टॉपिक बन गया।
उसी दिन में, एक दिन में इतना हॉट टॉपिक बन गया कि सब वही, मतलब मैं इंस्टाग्राम मैंने चलाया उस दिन, मैंने सोचा क्या हो रहा है सब क्यों मुझे टैग कर रहे हैं इतना। तो टैग पे सब वही था कि पेपर कैसे पता चला इन्हें, पूरा का पूरा पेपर कैसे इन्होंने पता लगा लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम आ गया पेपर के अंदर। तो ये हुआ था, दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी। खुद सरप्राइज हुए थे प्रेडिक्शन देख के कि पता था ऐसा कुछ? नहीं, मतलब आप क्या है ना, आप इतने साल से पढ़ा रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। और जब हम पढ़ाने बैठते हैं ना, तो हम पिछले 7 साल के पेपर हाथ में लेके बैठते हैं, हम उसको देखते हैं कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है। तो इतना तो पता था कि 50-60% पेपर तो सेम ही आएगा ही आएगा, उतना हमें आइडिया लग जाता है, बट इतना नहीं पता था कि वो 80-90 प्लस टच कर जाएगा। बट कोई लॉजिक से ही बोला होगा ना ये 10-12 टॉपिक्स पढ़ लो। हाँ, वो लॉजिक है, वो पूरा का पूरा, उसके पीछे पूरी की पूरी रिसर्च है कि आप पिछले 9-10 साल के पेपर लेके बैठो, उनके अंदर आप देखो किस किस सारे क्वेश्चंस के टॉपिक लिखो, और उसके बाद ये देखो कि कितने टॉपिक्स कहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। मतलब आप वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का काम कर रहे हो, एक बार लेकर बैठ रहे हो कागज और सारा वो काम कर रहे हो, तो इसमें रिसर्च लगती है। उस दिन मुझे 4-5 घंटे लगे थे पूरा काम करने में रात भर जग के, बट वो हुआ तो, और उससे मदद हुई, मजा आ गया उसमें। हाँ, फिर एक वीडियो था मैंने देखा था, 3 ब्रेन एक्सरसाइजेस टू बूस्ट मेमोरी। ओके, या टेल मी 3 एक्सरसाइजेस जिससे मेमोरी शार्प होती है। मुझे बिल्कुल नहीं पता, दिस इज न्यू फॉर मी। नहीं, देयर आर सेवरल एक्सरसाइजेस, बट मेनली अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे आपके ब्रेन 2 साइड के हो रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपकी कोऑर्डिनेशन में मदद करती हैं। आपने देखा है कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे होते हैं, डांसर्स के कोऑर्डिनेशन बहुत होते हैं, उनकी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबेलम, उसकी वजह से उनका जो उनका जो पोस्चर होता है, बैलेंस होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन का नहीं होता। तो कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं इसको? यही इसके ऊपर ये था कि ट्राई सम न्यू थिंग्स डेली, आप कुछ नया कर दो। यानी आप जब अपने ब्रेन के ऊपर कुछ नया कर रहे हो ना, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मेरी आदत है मैं राइट हैंड से ब्रश उठाता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने एक दिन लेफ्ट से उठाई ब्रश और करना स्टार्ट करा, मेरे ब्रेन की तरफ एक सिग्नल जाएगा कि भाई कुछ अलग कर दिया इसने सुबह उठते ही, दिस इज समथिंग न्यू, ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे। तो ब्रेन उस समय पे एक्टिव होगा, और जब नई चीजें करते हो तभी ब्रेन सीखता है और तभी ब्रेन के पार्ट्स ज्यादा डेवलप होते हैं, और उसी से आपकी थिंकिंग स्किल इंक्रीज होती है। प्रैक्टिकली मेमोरी जो वर्ड है वो इंक्रीज नहीं होती, आप कितना याद कर सकते हो वो है ना मेमोरी। प्रैक्टिकली थिंकिंग स्किल्स आपके इंक्रीज होते हैं, आप सोच कितना सकते हो। बट ऐसे रोज में नई चीज कैसे लेके आऊँ कुछ करने के लिए? ट्राई न्यू थिंग्स, जितना आप नया कर सकते हो चीज़ों के बारे में, लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें पढ़ो। अच्छा, रोज नया पढ़ूँ, नया वीडियो देखूँ, नया कुछ करूँ, नया सीखूँ, कुछ नया सीखो, कुछ नया पढ़ो। That's fine. That can be done. Right. क्योंकि रोज मैं उल्टे हाथ से ब्रश, जैसे मैं रोज रात को उल्टे हाथ से ब्रश करता हूँ। Okay. There's a part of brain which gets activated. Yeah. Coordination better होता है, same logic. हाँ। तो सुबह राइट हैंड से करता हूँ, रात को लेफ्ट हैंड से करता हूँ। बट ऐसे कितनी ट्रिक्स होंगी, एक या दो, ज्यादा थोड़ी होगी, रोज नया तो नहीं कर सकते। बट यू कैन लर्न, आप सीख सकते हो कुछ नया, वो इम्पोर्टेंट है। That can be interesting, and उससे बढ़ती है, मतलब बिल्कुल मेमोरी शार्प होती है, थिंकिंग स्किल्स बिल्कुल इंक्रीज होती है। एंड हाउ डू यू रिलैक्स योर माइंड? हाउ डू आई रिलैक्स माई माइंड? हाउ डू यू रिलैक्स योर माइंड एंड हाउ टू रिलैक्स माइंड? क्योंकि दिमाग का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब लोग बोलते हैं कि यार हमारा माइंड ओवर थिंकिंग में रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है, बहुत बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता है ओवर थिंकिंग ना, मतलब मुझे क्या सोल्यूशन मिला पर्सनल लेवल पे ओवर थिंकिंग? कभी कभार मैं सोचने लगता हूँ कि जो हम कर रहे हैं क्या हम वो सही कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन सही है, क्या हम सच में कुछ इम्पैक्ट ला पा रहे हैं, क्या मैंने शुरुआत इसलिए करी थी। ऐसे आते ना रात को 2 बजे थॉट्स आ रहे हैं बहुत सारे कि क्या करना है क्या नहीं करना, लाइफ में सब सही जा रहा है नहीं जा रहा, अच्छा उसके साथ भी तुम्हारी रिलेशन खराब हो रही है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है एकदम सब हो रहा। तो इसके लिए ना आई फाइंड आउट सच अ गुड स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए बहुत वर्क करती है, सब ट्राई कर सकते हैं। एक पेपर निकालो, हाफ पार्ट में डिवाइड करो, एक तरफ लिखो ए, एक तरफ लिखो बी पार्ट। अब लिखो अपनी ओवर थिंकिंग ऊपर पहले कि मेरी ओवर थिंकिंग क्या है, मेरी ओवर थिंकिंग ये है वो है, मेरा काम में मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा, या फिर मेरी उनसे लड़ाई हो गई, उनसे झगड़ा हो गया, ये मेरी ओवर थिंकिंग है इस दिन की। अब ए या बी पार्ट है, ए पार्ट वो है जिनका आप कुछ कर सकते हो, बी पार्ट वो है जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं अपने करियर में क्या आगे करूँगा उसका मैं कुछ कर सकता हूँ,
मेरी किसी से लड़ाई हुई है, उसका मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं उसको अभी फ़ोन मिला के बात कर सकता हूँ कि यार भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो मैं कर सकता हूँ। कुछ ऐसी ओवर थिंकिंग होती है जो कि पास्ट की होती हैं कि उस टाइम पे ये हो गया था, या फ्यूचर की है। उन ओवर थिंकिंग्स आती हैं बी पार्ट में, जिसमें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये जब मैंने लिख लिया ना इन ओवर थिंकिंग में कुछ नहीं कर सकता, उसको मैं कट कर देता हूँ। ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ये है, और अब उन पे काम करना है मुझे बस। दैट्स अ गुड वे टू डू इट। या इंटरेस्टिंग। एंड तुम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हो लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन को कैसे ख़त्म करते हैं? हाउ डू यू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड एंड एकदम फोकस कैसे रहूँ? बिकॉज ये क्वेश्चन व्हाई आई एम आस्किंग यू, आप बच्चों को पढ़ाते हो, बिल्कुल, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ही बच्चों का ही होता होगा, सर डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करें, स्टडी पे फोकस कैसे करें। बिल्कुल। एंड ये जो बताओगे आई थिंक ये बहुत सारे बड़े लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सब लोगों को फोकस की प्रॉब्लम है। हाउ डू यू इंक्रीज योर फोकस? हाउ कैन यू जस्ट नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड? तो अभी डिस्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम है ना, तो बहुत कॉमन है। मतलब मैं तो ऑनेस्टली बोलूंगा कि हम नहीं होते कि डिस्ट्रैक्टेड, हम भी हो जाते हैं। कितनी बार हुआ है, कभी कभार सोशल मीडिया पे बैठ गए, रील्स रील्स रील्स, अचानक से रियलाइजेशन होता है कि नहीं कुछ काम करना था, होता है। दिस इज नॉर्मल। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपके रिग्रेट से। जब आपको उन चीज़ों का पछतावा होने लगता है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि परेशान इंसान तब होता है उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की रिग्रेट हो रही है कि यार मैंने अपना एक दिन खराब करा और अब मेरा क्या हो पाएगा, मेरा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा सिंपल लॉजिक है कि जब आप रिग्रेट कर रहे हो, उसके अलावा उस समय पर काम करो। आप ये सोचो कि अभी तक का मैंने जो समय खराब करना था कर दिया ना, अब कितना बचा है। वो एक पहले बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल चलता था ना कि आधा खाली ग्लास है, वो मत देखो, ये देखो कि ग्लास आधा भरा हुआ है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन से बड़ी ये होती है कि उसमें हम रिग्रेट में आधा दिन और खराब करते हैं। भाई प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन की। तूने जो सोल्यूशन दिया वो तो बहुत आसान दे दिया। मैं इसको थोड़ा बेटर करता हूँ। स्टूडेंट था मैं भी एक टाइम पे, इसलिए मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब मान लो कल सुबह एग्जाम है 7 बजे, मैं बैठा हूँ रात को 12 बजे, अभी तो 7 घंटे 1 बजे से मैं कर लूंगा। ठीक है, फिर 1 बजे तक तो टाइम पास हो गया, डन। 1:10 हो गई, अरे 10 मिनट हो गए तो एक काम करता हूँ 1:30 बजे से पक्का कर लूंगा। क्योंकि फिर 6.5 घंटे बचेंगे, फिर प्रॉपर फोकस। फिर नहीं होता, फिर 2 बज जाती है, यार अब तो मेरे पास ना 5 घंटे बचे। शिट यार, मैं 2 घंटे मिस कर दिए, मैंने ये कर दिया, थोड़ा रिग्रेट चालू हो गया। और ये रिग्रेट करते करते 15-20 मिनट और गए। तो अब मेरे दिमाग में कि 4 घंटे में बिना ब्रेक के पढ़ लूंगा। 3 बजे से तो मैं जो स्टार्ट करूंगा, अब एक काम करता हूँ, ढंग से रिफ्रेश हो जाता हूँ, थोड़ा घूम भी लेता हूँ, थोड़ा ये स्ट्रेस से बाहर निकल जाऊंगा, और 3 बजे स्टार्ट करूंगा पढ़ना, 7 बजे तक पढ़ के 4 घंटा पक्का पढ़ लूंगा। और ऐसे में हो गया सब खत्म, ना बचा मेरा रिग्रेट, ना बचा मेरा टाइम। अब तो मैंने जय भगवान बचा ले। ये होती है डिस्ट्रैक्शन की वैल्यू। ये स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम में होती है, लोगों के साथ जॉब में होती है, बिजनेस ओनर्स के साथ कुछ नई स्किल सीखने के लिए होता है कि कल सुबह ऑफिस से पहले मैं कर लूं, और फिर होता है अब तो सोना ही पड़ता है, छोड़ दो। सब के साथ ये दिक्कत है। बिल्कुल है। टाइम छोड़ते जाते कुछ नया सीख नहीं पाते, कुछ नया कर नहीं पाते। दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम ना। मैं बताता रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई इंसान है जिसकी लाइफ में नहीं होगा। तो इसको कैसे मैनेज करूं? रिग्रेट तो हो, टाइम ही नहीं बचा रिग्रेट करने। मैं कर पा रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, डिस्ट्रैक्शन को लिमिट कैसे करेंगे, उसका सिंपल जो मैं फॉलो कर पा रहा हूँ वो होता है सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन से। उसके अलावा मेरे को पर्सनल लेवल पे कोई स्टेप नहीं मिलता कि मैं कैसे बेटर कर सकूं। मुझे कोई काम करना है, फिर मुझे कुछ चीज़ सीखनी है, नहीं तो मैं उसके लिए एक डेडलाइन बना के चलता हूं कि आप इतना समय इस चीज़ के लिए आपको देना है, मतलब देना है। सो डिस्ट्रैक्शन यू लिमिट बाय डेडलाइंस। इंटरेस्टिंग। एंड कभी कोई एक्टिवली कोई एक्सरसाइजेस करता है या कुछ करता है ऐसा जिससे ब्रेन पावर बढ़ता है? एक्टिवली एक्सरसाइज करता हूँ कोई ऐसी? हाँ, या ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए कोई टेक्निक है? वेरी ऑनेस्टली जो मैं आपको बताया कि अलग अलग चीज़ों के बारे में ट्राई न्यू थिंग्स, जितनी आप नई चीज़ें सीख सकते हो। ओनली वे टू। सेकंड वे, स्टे फिट। मैं सच बता रहा हूँ, दिमाग और बॉडी बहुत, मतलब ये दिमाग है, ये शरीर को चला रहा है,
ये शरीर अगर तुमने सही कर लिया तो दिमाग ऑटोमेटिकली बहुत सही हो जाता है। आप खुद देखना, जब हम जिम से आते कितनी क्लैरिटी नहीं मिलती। कभी एक्सरसाइज करके आओ, दौड़ के आ जाओ, अभी मैं चला जाऊँ दौड़ के आऊँ, मेरे दिमाग में बहुत क्लैरिटी हो जाती है। आई फील कि हाँ कि ठीक है, अब बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही है दिमाग के पास, काम करने की मोटिवेशन आ रही है ऑटोमेटिकली। फिट। दैट्स ट्रू। यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। तो मान लो एक हाथी है, तो आपका शरीर है एक हाथी, और दिमाग है आपका जो हाथी के ऊपर जो भैया बैठे हैं ना, जो चलाते हैं हाथी को, वो। तो अगर आप रोज वो भैया और हाथी जो चलाता है हाथी को, रोज अगर आप ट्रेन करोगे, छोटी छोटी चीज़ों पे बात करोगे, और जो वो बोलेंगे वो हाथी मानेगा, धीरे 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 आप स्टार्ट कराओगे, तो प्रॉपर चलेगा लाइफ में। जो कमिटमेंट आप सोचोगे वो होता जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि छोड़ दो, मैं तो बस बैठ जाता हूँ हाथी के ऊपर और फिर चल जाएगी, तो कुछ नहीं होने वाला। वो हाथी एकदम वाइल्ड होगा, इधर उधर भागेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि यार मैं तो कंट्रोल करने के लिए बैठा हूँ, मेरा ब्रेन ही है, मेरी बॉडी है, मैं कंट्रोल कर लूंगा, नहीं कंट्रोल होगा। तो ये माइंड एंड बॉडी को सिंक करने के लिए रोज ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके पीछे ना एक ऐसी स्टडी भी मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं, फिर बॉडी बिल्डिंग में है ना, उनके पास माइंड कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो कि दिमाग को पसंद नहीं है, और वो रेगुलरली कर रहे हैं 5-5-10 साल से, पुश कर रहे हैं, तो उनके पास एक माइंड कंट्रोल है जो कि नहीं होगा सबके पास। ट्रेन कर रहे हैं ना। दैट्स हाउ लाइफ में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य एक ही चीज से आता है, कि तुम खुद के दिमाग से क्या बोलते हो, फिर वो तुम करते हो कि नहीं करते हो। राइट। तुम अपने कमिटमेंट को अगर नहीं करते हो तो वो सबसे बड़ा पाप है, और तुम अपना कमिटमेंट मान लेते हो तो सबसे बड़ा पुण्य है। राइट। तो तुमने जो कमिट किया है, अगर तुमने वो मान लिया और कर लिया, उससे बड़ा तुम पुण्य खुद के लिए कभी कर ही नहीं सकते। बिकॉज वो एक बार होगा, फिर 2 बार होगा, फिर 3 बार होगा, और तुम पूरे अपनी हर बॉडी, हर सेल को ट्रेन कर रहे हो कि भाई जो मैं बोलता हूँ ना वो चलता है। और अगर वैसे रहोगे, तुम वैसे कंट्रोल में रहोगे, तो तुम्हारे आसपास तुम्हारी लाइफ भी बेटर होगी, फाइनेंसेस भी बेटर होंगे, रिलेशनशिप भी बेटर होगी, हेल्थ भी बेटर होगी। और अगर तुमने खुद से किया हुआ वादा, खुद से किया हुआ कमिटमेंट नहीं माना, तो उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। क्योंकि जब तुम खुद की नहीं सुनते तो तुम जमाने में क्या सुनोगे और क्या करोगे लाइफ में। Exactly. And I loved this saying. Right. बिल्कुल. It's like that. तो अगर the highest level of sin is you not being able to keep up your commitments. मतलब ऐसा भी होता है ना कि जब आपने कुछ सोचा कि आज मैं ये करूँगा, अपने टारगेट्स बनाए और उसको अचीव कर लिया रात तक, तो उस दिन जो नींद आती है वो कितनी सुकून भरी नींद आती है ना। प्यारी बहुत सुकून भरी नींद आती है, और नहीं हो पाते तो ऐसा लग रहा होता है अंदर से कि कहा सही नहीं था आज। जिस दिन अचीवमेंट वाली नींद बहुत अच्छी होती है। इज देयर एनी फूड दैट यू ईट? कोई खाना है, कोई ऐसा फूड या सप्लीमेंट है जिससे यू इम्प्रूव योर हेल्थ, ब्रेन, मेमोरी? नो सप्लीमेंट्स। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्पेशली, खाना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा खाना खाना है जिससे कि आपकी बॉडी फिट रहे। वो काम नहीं करना है कि कितने स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि रात को सोचेंगे कि अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर पढ़ाई करेंगे, ब्रेक में जाएंगे, किचन में जाएंगे, मैगी बनाएंगे, मैगी खाएंगे। अब जब मैगी आ गई तो अब कुछ देखने के लिए लगाना पड़ेगा कि यूट्यूब कुछ चला ही लेते हैं थोड़ी देर, तो वो पूरा लूप है। ओके, अगर ये कोई स्टूडेंट देख रहा है, अब उसकी हेल्प करते हैं कि उसे बड़ा आदमी बनना है, और सबको आजकल बनना है बड़ा, बिल्कुल, तो वो कैसे बनता है? डू यू बिलीव इन विजुअलाइजेशन? यस, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। बिल्कुल, कि जो किसी को अगर बड़ा आदमी बनना है तो विजुअलाइज करना चाहिए। बिल्कुल करना है। करता है विजुअलाइज? यस। क्या करता है? टेल मी, हाउ डू यू विजुअलाइज? क्या प्रोसेस होती है विजुअलाइजेशन में? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपको करना क्या है, गोल क्या है आपका, मेन आपका एम क्या है। आप पता है एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो ना कि हाँ ये मुझे करना है, ये मेरा मेन गोल है, और सोचना नहीं एक नॉर्मल थॉट होता है, जब उस थॉट को आप 2-3 बार सोच रहे हो, सेकंड स्टेप उसको आप लिख रहे हो, 50% आपका काम वहाँ पर ख़त्म हो गया, 50% आपका काम वहाँ पर ही एंड हो गया। अब बचा है 50% की आपकी मेहनत। और ये चीज़ ना प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में बहुत ट्राई करा है। ये मैंने ट्राई करा था जब मुझे एग्ज़ाम क्रैक करने थे,
एग्ज़ाम के दौरान मेरा एम था कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं लिखता था कि हाँ ये वाला एग्ज़ाम है, इस दिन मुझे इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये एक मेरी एक डायरी थी, बहुत प्यारी डायरी, उसके अंदर बहुत लिखा है मैंने उस टाइम पे बहुत लिखा है। मतलब उस टाइम पे आप अपनी फीलिंग्स थॉट्स को एक जगह पे लिख दोगे ना, समेट दोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वहाँ पर समेट देता था। मतलब मुझे करना है करना है करना है। मैं डेली सोने जा रहा हूँ उससे पहले मैं देखता था कि ठीक है मुझे ये अचीव करना है, मुझे अचीव करना है। मदद हुई उससे, रियली हेल्प्स। बिल्कुल। तो लिखता कौन है आप खुद सोचो। मैं लिखता हूँ। वही ना कि बहुत कम लोग लिख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको कि पता नहीं लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, बट मैं बोलूंगा ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, ये इससे मदद होगी। आई बिलीव इन विजुअलाइजेशन अ लॉट, लाइक अ लॉट। मतलब मैं तो पिक्चर, मेरे दिमाग में इमेज आ जाती है, लिखने से भी एक स्टेप और आगे चले जाता हूँ मैं तो। एक तो मैं गोल बिल्कुल लिखता हूँ कि मुझे अगला करना क्या है, या मैं अगले 1 साल 5 साल 10 साल में कहाँ दिखता हूँ, व्हाट इज द बिग गोल, राइट। डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट गोल्स। कभी कभार 10 साल के ड्रीम्स होते हैं, कभी कभार 1-2 साल के ड्रीम होते हैं, चेंज होते जाता है, राइट। तो दैट इज वन। सेकेंड इज जो मेरा बिजनेस कोच है, ही हेल्प्स मी अ लॉट। उसने मुझे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा और तब से मैं बोल होता हूँ। इज लाइक एवरी नाइट बिफोर यू गो टू बेड, आप सोने से पहले ना एक टाइम बस ये सोचो कि एक इमेज सोच कि तू अल्ट्रा सक्सेसफुल हो गया है और तुझे दुनिया में सब मिल गया जो तुझे चाहिए। वो इमेज क्या आ रही है, क्या है वो इमेज? तो मैंने सोचा मतलब क्या लग रहा है, बन गया है तो जो तेरे को बनना था, ठीक है, जैसा भी मान ले तू टॉप पे पहुंच गया दुनिया में, तू भाग रहा है, रोज काम कर रहा है, कुछ ना कुछ करने के, बड़ा आदमी बनना है या एक लेवल पे पहुंचना है। क्या है वो लेवल? क्या वो इम्पैक्ट है कि तू लाखों लोगों की हेल्प कर रहा है, तेरे को दिख रहा है कि अच्छा तू बीच में खड़ा है, लाखों लोग तेरे लिए चेयर कर रहे हैं, कि तू पढ़ा रहा है, कि बड़ी सी गाड़ियों में घूम रहा है, कि प्राइवेट जेट है, कि बड़ा सा घर बना दिया है, कि मम्मी पापा के साथ फैमिली के साथ बैठ के सिर्फ हंस रहा है, मस्ती कर रहा है। क्या है वो एक इमेज? क्या है कि तेरे लिए अल्ट्रा सक्सेसफुल इमेज क्या है? कि हजारों करोड़ों तेरे पास पैसे हैं और तू कुछ बोलता है तो स्टॉक मार्केट चेंज हो जाता है। लाइक व्हाट इज दैट इमेज? इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी कि तू बस अपने 4 दोस्तों के साथ फैमिली के साथ हंस रहा है। इट कैन बी बहुत सारा पैसा। इट कैन बी कि तेरा इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट कैन बी टीचिंग, इट व्हाटएवर। जस्ट थिंक अबाउट दैट इमेज एंड रोज बस वो सोच के विजुअलाइज करके ही सो एंड सी वेयर इट गाइड्स यू। एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज जो आप यूज कर सकते हो। वो विजुअलाइजेशन की मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ना आपको सपने भी वैसे आएंगे और अगले दिन सुबह पता नहीं क्या आपको ऐसा आइडिया आएगा, आप उसी डायरेक्शन में नोइंगली अननोइंगली मूव करोगे और वही डिसीजन लोगे। राइट। इट जस्ट वर्क्स मैजिकली। इट्स अभी हम बात कर रहे हैं मैजिकली, बट इसके ऊपर साइंस ने बहुत एविडेंस भी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे आपका ब्रेन, फिर वो ब्रेन से कैसे आपकी फिजियोलॉजी में आ जाता है, फिजियोलॉजी के बाद कैसे आप एक्ट करने लगते हो, वो एक्शंस कैसे दूसरे लोगों पर ट्रांसफर होते हैं। हर चीज कनेक्टेड है एंड देयर लॉट ऑफ एविडेंस कि इससे बहुत सारी हेल्प होती है। तो मेरे लिए बहुत सही था। तो मैं मेरी राइटिंग को एक लेवल आगे लेके चले गया जब ये होगा। इट्स पावरफुल, राइट? यू हैव नो आइडिया हाउ पावरफुल इट इज। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो एटलीस्ट मेरे लिए हुआ, हम ना सोशल मीडिया की दुनिया में रोज डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। 1000 आइडियाज है, हमको लग रहा है कि 1000 तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ दिख रहा है। ओ टीचर बन जाता हूँ, प्रशांत जैसे बढ़िया भाई बहुत पैसे कमाऊँ, राज जैसे पॉडकास्ट बन जाता हूँ पैसे कमाऊँ, कोई दिख रहा है कोई ट्रेडिंग कर रहा है ट्रेडर बन जाता हूँ, ये कर। लाइक रोज तुम्हें लग रहा है कि सब आसान है और बहुत अपॉर्चुनिटीज है, कुछ ना कुछ बनता है, तो यू आर डिस्ट्रैक्टेड। तो इसकी वजह से तुमको एक काम नहीं कर पा रहे। बहुत सारे रास्तों की वजह से कुछ भी एक काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो। तो जब तुम ये रात को विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हो ना, कि तुम सोचते हो तुम्हारी आइडियल इमेज क्या है, ऑटोमेटिकली क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा इन सारे ऑप्शंस में से ना ये वाला ऑप्शन है जो मेरे को मेरी इमेज के पास है। राइट। एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। काफी सही, वेरी वेरी स्ट्रांग। तो चलो, अब आपने पहले तो गोल बना दिया, फिर विजुलाइज कर लिया, लिख दिया, लिख दिया मैंने, ठीक है कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है, मुझे इसको अब अचीव करना है किसी भी हालत में, है ना। अब उसके बाद अगला आ जाता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि सेम एक उसका रास्ता ढूंढ लो किसी भी हालत में। फाइंड द वे टू अचीव दैट।
आपका एक गोल है 1 साल में मुझे अचीव करना है। मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये 1 साल में अचीव करना है। मैं ये लिखता हूँ कि ये 1 साल में ये कैसे अचीव हो सकता है, इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। मान लो हम एक YouTube की बात कर रहे हैं, YouTube की दुनिया में एक ड्रीम ले लिया कि ठीक है यार 10 मिलियन सब्सक्राइबर करना है 1 साल, कैसे करना है, क्या स्टेप है। अपलोडिंग कंटेंट कंसिस्टेंटली, लिख दिया। कैसे होगा कंसिस्टेंटली अपलोड, ये काम ये ऐसे ऐसे ऐसे, एक फ्लो बना दिया। तो अगली चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रास्ता पाथ, वो पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहिए, मतलब होना है, तो वो पाथ आपको पता होना चाहिए। आप कैसे करोगे, नहीं पता तो ढूंढो। सब कुछ है ना, हमें क्या बनना है उसको तो हम YouTube से तो सब कुछ ढूंढ सकते हैं आजकल। जब मेरा जैसा इंसान जिसको डिजाइनिंग की 0 नॉलेज है वो थंबनेल पहले बना सकता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो फॉर श्योर। तो वही चीज़ है कि वो करना, मतलब आपको एक रास्ता, एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए कि आपको कैसे करना है। पता है, लोग गोल तो लिख लेते हैं, रास्ता भी चूज कर लेते हैं, उसके बाद ना माइंड को कंट्रोल करना बहुत माइंड को difficult होता है। कंट्रोल, राइट। तो हाउ कैन, कुछ ऐसा मुझे बताओ कि जिससे माइंड शार्प हो या कंट्रोल आए माइंड पे, माइंडसेट अपना एकदम विल पावर बढ़ जाए कि यार जो मैं करना चाहता हूँ ना मैं वही करूँगा। पता है ये दिमाग की ना बहुत ही डीप साइंस है। मतलब ये दिमाग, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इट, जब मैं इसको थोड़ा पढ़ने लगा डीपली, कंटेंट, सारी चीज़ों को समझने लगा ना कि ये दिमाग कैसे काम करता है, मैं सच बता रहा हूँ ये इतना शॉकिंग था ना मेरे लिए। मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि ये दिमाग आपके डिसीजन को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर बदल देगा, अगर आपने वो 10 सेकंड के अंदर वो डिसीजन नहीं लिया तो। बिगेस्ट एग्जांपल, सुबह उठना है, अलार्म क्लॉक बजेगा, फ़ोन आपने उठाया कि ठीक है 6 बज गए हैं, उठ जाना चाहिए। सिर्फ 5 सेकंड सोचो, सिर्फ 5 सेकंड, उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए, उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए। 5 सेकंड बाद आप नहीं उठ पाओगे। उठ गए तो उसी टाइम उठ जाओ, उसी टाइम उठ गए, वरना नहीं उठ सकते। ये ब्रेन चाहता है कि आप हमेशा उस स्टेट में रहो जिसमें कि आप रिलैक्स्ड हो। अगर वो रिलैक्सेशन से आपको उठना है ना, तो आपको डिसीजन उसी ही समय पर लेना है, एट दैट टाइम। आप वो वेट नहीं कर सकते, वरना तो हो गया। ट्रू, वरना तो हो गया। तो मेन, अगर आपको कंट्रोल रखना है ना खुद पे, तो मेन चीज़ यही है कि टेक स्टेप्स एट दैट टाइम। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, आपका एक गोल है, आपको पता है कि यार इस समय पर आपको ये काम करना चाहिए था, बट आप आराम से बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो। द मोमेंट यू रियलाइज कि नहीं मुझे अब तो करना चाहिए, उस समय पर ये नहीं सोचना कि मैंने अपना दिन खराब कर दिया, कितना दिन मेरा निकल गया, अभी क्या है, क्योंकि पूरे टाइम फिर हमें रिग्रेट होता है ना कि कितना दिन निकाल दिया। उससे बढ़िया है फोन को अगर आप बंद, उसी टाइम पे स्टार्ट। सो आई रीड साइकोलॉजी अ लॉट एंड जैसे बोला ब्रेन के, मेरे लिए ना बेस्ट डेफिनेशन जो थी, जो मैंने देखी थी अबाउट ब्रेन, कि कैसे तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो, मेरे लिए वो अंडरस्टैंडिंग है जब मैंने समझा है कि ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट वाज द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर मी। मुझे बड़ा मजा आया। एक सिगमंड फ्रॉइड करके बंदा है, राइट, उसने आई थिंक कपल ऑफ इयर्स अगो, आई डोंट नो एग्जैक्टली इफ आई एम कोटिंग राइट, बट सिगमंड फ्रॉइड की एक थ्योरी है, ये वर्ड सिगमंड फ्रॉइड, हाँ बिल्कुल। तो उसकी एक थ्योरी है कि ब्रेन, जो हमारा माइंड है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ईगो, सेकंड इज सुपर ईगो, थर्ड इज आईडी। तो ईगो मतलब कि मुझे क्या आता है, मैं रैशनल, मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल, राइट, वो। सेकंड है सुपर ईगो, कि जो दुनिया और सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या गलत है, कि दुनिया के सोसाइटल नॉर्म्स। और थर्ड आता है आईडी, विच इज कि अभी मेरे को मजा किस में आएगा, सबसे ज्यादा प्लेजर किस चीज में मिलेगा। ब्रेन आपका ना इन तीनों चीज के बीच में कॉन्स्टेंटली बस फाइट कर रहा है, राइट, कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है, आज मेरे को मजा किस में किस चीज में मजा है। तो द आइडिया इज कि अगर आपको खुद की लाइफ चेंज करनी है और कंट्रोल पाना और कुछ बहुत बड़ा करना है ना, तो जो अपना खुद का रैशनल लॉजिक है ना, जो आपको सही और गलत पता है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको बाकी सोसाइटीज के सही और गलत से फर्क ना पड़े और ना आपको इमीडिएट प्लेजर की तरफ भागना पड़े, राइट। नहीं तो क्या होता है, अगर आपने उसको स्ट्रांग नहीं किया, जो आपके लिए सही और गलत है, आपने उसको स्ट्रांग नहीं किया,
आप सोचते हो दुनिया के लिए क्या सही गलत है, आप थोड़ा वो करने लगते हो कि संसार दुनिया के अकॉर्डिंग तो ये सही है, ये सही है, फिर बीच में आप थक जाते हो, आपको बेकार लगने लग जाता है, और फिर इंस्टेंटली आप चाहते हो प्लेजर मिल जाए, कुछ मिल जाए, और उसके लिए खराब कर देते हो, और फिर वो इंस्टेंट प्लेजर के लूप में फंसते आप झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हो कि दुनिया के सामने तो मैं ये हूँ, लेकिन अकेले में ना मेरे को क्या थोड़ा ये करना चाहिए। क्लासिक एग्जाम्पल पढ़ने बचपन में स्टार्ट हो जाता है ये, कि दुनिया को लगता है अगर ज्यादा देर तक पढ़ोगे ना तो अब अच्छे हो, तो बच्चे पढ़े तो रहेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं बट वो पढ़ नहीं रहे, वहां बैठ के फोन यूज कर रहे हैं या कोई टाइम पास कर रहे हैं, तो प्लेजर इज फोन। एंड बाकी सोसाइटल नॉर्म से आई एम लुकिंग गुड, क्योंकि उनका सही और गलत ना उसकी सोचने की एबिलिटी स्ट्रांग ही नहीं हुई, डैमेज हो गई। बिल्कुल। और ये बड़े होके भी होता है कि मैं दुनिया के सामने हो जाता हूँ, मेरी जॉब वॉब तो सो ग्रेट एंड नाइस इन दिस, रोज सुबह जाके आपको परेशानी होती है और लगता है क्या कर रहा हूँ यार, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन फसाड दिखाने के लिए आप एकदम बढ़िया चल रही है जिंदगी वैसे दिखाते हो, और फिर घर जाने से पहले वहीं बार में बैठ के 4 पैक लगाते हो और पी के जाते हो घर पे कि चल यार कम से कम आज रात के दुख तो खत्म हो गए, पियो और घर जाओ। राइट। सो आई लव दिस थ्योरी कि यार खुद का जो रैशनल थिंकिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करते जाओ, खुद के एक्सपीरियंस और लॉजिक को, तो बाकी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दैट वाज द बेस्ट लर्निंग आई हैड। एग्जैक्टली। टेल मी योर ड्रीम। मतलब ऐसे ड्रीम नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये जो लाइन एजुकेशन की इसके अंदर काम करना है और बहुत अच्छे लेवल पे करना है। और मतलब अगर मैं बताऊं कि जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब हम जो चीज़ें प्लान आउट भी कर रहे हैं, हम बहुत सारी चाह रहे हैं कि एजुकेशन को ऐसा सिंप्लीफाई कर देना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कि वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाए इंडिया के अंदर। हम वो चाह रहे हैं इंडिया के अंदर एकदम हम नेक्स्ट लेवल एजुकेशन सिस्टम बना दे जिसके अंदर की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो जाए। हम ये सोच रहे हैं। बट कितने बड़े लेवल पे? अच्छे लेवल मतलब क्या होता है? मतलब हमें तो ऑल ओवर इंडिया का एक मात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है जो कि ये काम कर रहा है ऑल ओवर इंडिया पे। हम एक गांव से लेकर मतलब एक चलो नंबर 1 मतलब क्या रेवेन्यू कि बच्चे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ रेवेन्यू सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलवेज। तो कितना नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स तक हम रीच कर पाए, कितने चाहते हो? अब वो कोई नंबर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए जितने स्टूडेंट्स, क्योंकि अगले 10 साल हैं, उस 10 साल के अंदर हमें करना है। और 10 साल के अंदर एक गाँव, एक शहर, कोई भी एरिया हो पूरे भारत का, वो हो हमारे साथ जुड़ा हुआ, ये है नंबर। तो हाँ। बट ओके, तो व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल? मतलब क्या है? मतलब एक तो यूट्यूब पे पढ़ाते हो, बस वही है? एक यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नेक्स्ट टॉपर नाम से, उसके अंदर हम जो कोर्सेज हैं वो होते हैं हमारे लाइव। ओके, सो यूट्यूब से बच्चे आते हैं, वो लिंक से फिर यूट्यूब पे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, राइट? जिनको फ्री में पढ़ना है, जिनको अच्छा लगा क्या प्रशांत सर से मेरे को और पढ़ना है, प्रशांत भैया से मेरे को और पढ़ना है, वो आके लिंक पे क्लिक कर लेते हैं और फिर वो आपका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। मैं इंडिविजुअल टीचर नहीं हूँ वहाँ पे। हाँ, मतलब और 5 होंगे आपके जैसे, मतलब हाँ, हमने एक टीम बना रखी है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग कोर्सेज, उसके लिए वो टीचर्स हैं जो कि उनको पढ़ा रहे हैं। तो हमारा ये है मेन। तो अभी कितने उसमें स्टूडेंट्स कितने होते हैं साल भर में? स्टूडेंट हमारे पास उधर तो होंगे अराउंड 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट्स होंगे। एंड दैट्स लाइक अ कोचिंग मॉडल ओनली? नॉट एग्जैक्टली लाइक अ कोचिंग मॉडल, मतलब हाँ, अगर आप बोलोगे एडटेक, ऑनलाइन कोर्सेज जैसे एडटेक, हाँ, आप उसको एडटेक में काउंट करोगे कि आपने कोर्सेज बना दिए, बच्चे बस वो क्लिक करके पैसे भर के स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर वही कितने कोर्सेज होते हैं वो? मतलब प्राइस पूछ रहे हैं? हाँ। प्राइस पॉइंट जो है वो पूरा अफोर्डेबल रहता है, लाइक 1500 2000 ये रेंज रहती है। हाँ, उससे ऊपर कोर्सेज ना बनाने हैं ना बनाए हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया ना, एम जो है वो हर एक गांव तक और हर एक शहर तक तो प्राइस पॉकेट फ्रेंडली प्राइस रखनी है। हाँ, वहां तक जहां तक हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर पाए। पेरेंट्स के लिए बर्डन नहीं बनना है, क्योंकि हमने देखा है क्या होता है बर्डन बनना, तो वो नहीं बनना चाहते। तो पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे 1500 2000 मतलब एवरेज प्राइस ईयरली। तो कितने कोर्सेज होते हैं उसमें? फिर इसके अंदर एक कोर्स होगा जिसके अंदर आपको, जैसे मान लो एक 10th क्लास है, उसका एक कोर्स है, ये आपका कोर्स होगा 2000 का। अब वो 2000 के कोर्स में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा 10th का। 10th क्लास में सब एंड टू एंड पढ़ा दिया जाएगा पूरा। हाँ, नाइस। पूरा कोर्स होगा। तो ऐसे 10th का होगा, 9th का होगा, अलग अलग। हाँ, 11 12 ऐसे। और इसी को अब स्केल करना है। हाँ, मेन एम तो यही है। मतलब मैं अभी भी हम ये फिगर आउट कर रहे हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है वेरी ऑनेस्टली, प्रॉब्लम क्या है ना ऑनलाइन के अंदर, एक बच्चा पढ़ रहा है,
हम ये नहीं पता लगा पाते कि एक जो स्टूडेंट है उसके वीक एरियाज क्या हैं, क्योंकि आपसे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आप कैसे एक से बात करके पता लगा पाओगे कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं? तो उन्हीं चीज़ पे हम टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं अभी, कि कुछ ऐसा हम सिस्टम क्रिएट कर दें जिससे कि हम ये पता लगा पाएँ कि हाँ एक स्टूडेंट का ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, और उस हिसाब से उसकी मदद कर पाएँ। गॉट इट। एंड तो जो बच्चे ऑनलाइन आपके कोर्सेज लेते हैं वर्सेस जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? यूट्यूब में फ्री में क्यों ना पढ़ लूँ मैं, अगर वीडियो से ही पढ़ना है मुझे तो? नहीं, यूट्यूब पे तो पूरा चलता ही है, उसके ऊपर हमने कोर्सेज, बल्कि हम यूट्यूब पे पूरे कोर्सेज पढ़ाते हैं, पूरे कोर्सेज पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो यूट्यूब पे नहीं होगा। जो ऐप होता है ना, ऐप इसलिए होता है सिर्फ और सिर्फ ताकि आपको एक लाइव टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स एक जगह पर, जिसके अंदर आपके नोट्स, फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह भी वो सब होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, वो सब मिल पाए। ओके, तो ये सब आप करते थे, अब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, हाँ, आगे बढ़ गई कि जिंदगी, मस्त वायरल हो गए। उसके बाद एक पॉइंट आया जहां पर आपको एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स बुलाने लग गए। बिल्कुल। व्हाई डिडंट यू गो देयर? 15-20 करोड़ रुपए देने लग गए आपको। बिल्कुल। ऑफर हुए? कितना ऑफर हुआ? मतलब पहले की बात है जब हम, मतलब ये ऑफर भी तब हुआ था जब थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी कुछ कंपनीज के साथ, ऐसे ही कि क्या करना है प्लान। मतलब जो कंपनीज होती है ना, ये बड़े आपको क्योंकि उस टाइम पे हम नए थे, एक आप नॉर्मल से घर से आ रहे हो, आपने पैसा नहीं देखा। हाँ। नहीं देखा आपने पैसा, आपको हमने 10 लाख रुपए नहीं देखे, तुम क्या बात कर रहे हो। अब ऐसे वाली सिचुएशन में हम नहीं देखा। दिस इज, अब यूट्यूब को हुआ था 1-1.5 साल 2 साल, तो ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो गए थे, है ना। उस टाइम पे एक ही चैनल था, तो अब तो काफ़ी है, तो वो एक चैनल था, काफ़ी अच्छे ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो गए थे, ऐसे 1 मिलियन तक। तो उन्होंने बुलाया, और वो बुलाते हैं एकदम लग्जरी प्लेसेस पे एकदम कि ताज में बुला रहे हैं आपको, आ जाओ दिल्ली। हाँ। तो फिर उसके बाद डिस्कशन होते हैं, फिर वो आपको बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ो, आपका जो चैनल है वो आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दो, यानी अपना नाम रखो, आगे हमारे प्लेटफॉर्म का नाम कर दो, है ना, प्रशांत बाय XYZ। हाँ, इस कंपनी का हो जाएगा। हमारे टीचर्स आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, और वो मतलब कि ये करेंगे, वो करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, एंड दे सेटअप एवरीथिंग। और फिर उसके बाद वो ऑफर दे देते हैं कि हाँ आपको इसमें हम नेगोशिएबल है 15-20 CR तक का अराउंड मिल जाएगा पूरा। पर कितने सालों में? जो आपका मतलब चैनल एक्वायरिंग कॉस्ट होती है, हाँ, वो चैनल आपका एक्वायर कर रहे हैं एक तरीके से। अब आप एडुकेटर हो गए उनके अंदर, अब वो चैनल आपका नहीं है। तो पर तो भी कितने साल तक काम करना पड़ेगा? क्या ये अब वो चैनल उनका हो गया है। हाँ, तो कभी छोड़ सकते हो चैनल की? नहीं, अब नहीं छोड़ सकते आप। अब वो चैनल उनका हो गया, वो हमेशा उन्हीं का ही रहेगा जिंदगी भर। हाँ, वो चैनल उनका रहेगा। आप इंडिविजुअली 2 साल बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपकी इच्छा है। वो चैनल जैसे प्रशांत बाय XYZ हो गया, हाँ, और ये आपको 15-20 करोड़ रुपए मिल गए, हाँ, एक शॉट में तो देंगे नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन, वो इतना डिस्कशन हुआ ही नहीं। अच्छा, उतना डिस्कशन उस लेवल तक नहीं पहुंचे। तो पर यूजुअल मोटा मोटी डील क्या होती है कि ये आप हमारे साथ 2 साल तक काम करो, उसके बाद आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो आपको हर महीने सैलरी हम जो देंगे वो सैलरी देते हैं। हाँ, सैलरी मिलती है, सैलरी। हाँ, और सैलरी कितनी होती है? मतलब मैं आपको सही बताऊं ना, एडटेक के अंदर मोस्ट गिवन सैलरी भी 1 CR है मंथली। नॉर्मल सैलरी मोस्ट गिवन बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा जो मिल रही है लोगों को वो 1 CR तक है मंथली। नॉर्मली अगर एक अच्छे एडुकेटर है तो मंथली 5 लाख मंथली जा रही है। ये अभी एडटेक का चल रहा है इतने पैसे। हाँ, बढ़िया पैसे चल रहे हैं, लेकिन बहुत है बहुत है भाई। मतलब 1 करोड़ रुपए इंडिया के बड़े बड़े CEOs नहीं कमाते। मैं वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब वो ऑफर आया ना, तो उस टाइम पे क्या था दिमाग के अंदर, पहली चीज, जैसे उन्होंने बोला चैनल हमारा नाम हो जाएगा, मैंने कहा वो तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमने बनाया है और वो इतने समय लगा के बनाया। अब आप बताओ, आपने एक चैनल बिल्ड करा है, आप उसको नहीं दे सकते किसी को, आप कभी नहीं दे पाओगे। आप बोलोगे यार उसमें बहुत एफर्ट लगा, हमें पता है कि हमने कितनी रातें निकाल दी ना इसके लिए, और एक बच्चा बन गया यार मेरा। हाँ, मतलब बच्चे को नहीं दे सकता मैं, अब नहीं हो पाएगा। ये तो बोल रहे चाहे आप कितना ही पैसा ऑफर कर दो, वो नहीं हो सकती वो चीज़। तो फिर आपने ये रिजेक्ट कर दिया ऑफर? बिल्कुल, सिर्फ इसीलिए कि चैनल नहीं दूंगा, चैनल नहीं देना था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा जो मेन एम है वो वहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते ना। क्या? वो बोलते कल को यार नहीं तुम ये वाला कंटेंट नहीं डालोगे, बोलेंगे तुम फ्री लेक्चर नहीं पढ़ा सकते, तुम तो हमारे ही बैच पे आकर ही पेड पढ़ाओ। मुझे वो करना ही नहीं था। मैंने आज पूरे यूट्यूब पे पूरा कंटेंट डाल रखा है,
एक बच्चे को बैच नहीं लेना, वो पढ़े आराम से। मैं बताओ कि इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 करोड़ जैसे अगर आपको ऑफर करे तो बहुत सारे टीचर्स को करे होंगे, राइट? वो बहुत पैसा खर्चा किया होगा, बिल्कुल। बट स्टिल आज इंडिया में एडटेक प्लेटफॉर्म्स तो चल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? मेन रीजन मतलब उसका वही है ना कि एडटेक क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं। वो यही नहीं देख पाए ना कि क्वालिटी कैसे, एक स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसकी टाइमली क्लासेस हो जाए, उनका टीचर इधर उधर ना भागे, सबसे बड़ा इशू। अगर आप अपनी ज़बान के पक्के नहीं हो, आप इस इंडस्ट्री में नहीं रह सकते। अगर मैं बीमार हूँ, मैंने कमिटमेंट करी है कल लाइव होगा तो वो होगा, फिर चाहे कुछ हो जाए। बट इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है ना कि टीचर्स प्रॉमिस करते हैं कि मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, बट होता क्या है, बीच में कोई और प्लेटफॉर्म आता है, दे ऑफर देम, वो स्विच हो जाते हैं, वहां से बच्चे का ट्रस्ट टीचर से भी टूटा, प्लेटफॉर्म से भी टूटा। ये बहुत बड़ा इशू है। टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहते क्या? छोड़ने रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्यों? वो कॉन्ट्रैक्ट छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो ब्रेकेबल है, हो जाते हैं वो ब्रेक। आप चाहे कितना ही टीचर को होल्ड करने की कोशिश करो, हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो लेट्स से आपका प्लेटफॉर्म है, हाँ, आप मेरे को एक टीचर बनाते हो, हाँ, और आप बोलते हो कि राज मैं तेरे को 10 करोड़ दे रहा हूँ, हाँ, एंड 10 करोड़ देने के बाद अब अगले 4 साल के लिए तू मेरे साथ ही काम करेगा। हाँ, और मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है डन, मैंने 10 करोड़ ले लिए, ठीक है, 1 साल काम किया, फिर मेरा चल भाड़ में जा। हाँ, तो वो जो प्राइस जो ले रहे हो वो भी ब्रेकअप ही होगा, ऐसा तो है नहीं आप उसको दे दोगे। 2.5 करोड़ ले लिए फिर निकल लिया, क्योंकि दूसरा प्लान मेरे को 25 करोड़ दे 25 दे रहा है, बिल्कुल निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। ये तो बहुत होता है, और ऑनलाइन में हो रहा है, पहले ऑफलाइन में होता था। ये आज का नया नहीं है ना कुछ कि टीचर इधर से उधर हो रहे हैं, ये 10 साल पहले होता था। 10 साल पहले होता था बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर। पहले इतने कॉन्ट्रैक्ट लीगल इतनी होती नहीं थी ना, अब तो बहुत नहीं, बहुत लीगल होते थे, तब भी होते थे, तब भी स्विच होते थे, क्योंकि वो चलता रहता है ना वो केस। अब मान लो एक सामने वाली कंपनी है जो कि एक टीचर, जैसे मैं टीचर हूँ, वो मुझे बोल रही है, एक ऑफर दे रही है, मैं उनकी तरफ चला जाता हूँ, वो बोलते हैं कि आपका जो भी केस वेस कॉन्ट्रैक्ट होगा मैं हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा, तुम आ जाओ मेरे पास। टीचर चला गया उसके भरोसे में, वो अपने हिसाब से हैंडल करते रहते हैं। तो कंपनी लीगल करता रहेगा, कंपनी करते रहेंगे, कंपनी लीगल इशू लड़ते रहो, करते रहो। और इंडिया में तो ये सालों साल चलता है, ही नहीं पड़ता। यही तो मेन पॉइंट है। तो लाइबिलिटी आपको डर नहीं लगता कि कभी ये लीगल केस आपके ऊपर हो गया तो? बिल्कुल लगता है, ये तो बिल्कुल लगता है। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब हम जब अब टीचर हम हायर भी करते हैं ना, हमारी सिंपल पॉलिसी है, नेवर हायर अ टीचर जो कि एक कोर्स के मिड में कहीं पर पढ़ा रहा है। उसको अगर हमें वो टीचर अच्छा लग रहा है, पोटेंशियल लग रहा है, उससे कनेक्ट बनाओ, उसको बोलो कि आपका कोर्स, आपका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, आप लो, उसके बाद आपका जो एक पीरियड रहेगा वो आप सर्व करो वहाँ पर कंपनी में, उसके बाद आओ। बीच में हमें उसमें नहीं पढ़ना। हम चाहे कोई और टीचर ले लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये तो टीचर साइड हो गया। हाँ, टेल मी व्हाट्स द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड? क्या होता है इसमें? मतलब हमें तो बाहर से बस दिखता है टीचर खरीदे जाते हैं, इधर उधर स्वैप हो जाते हैं, टीचर खरीदे जाते हैं, टॉपर खरीदे जाते हैं। टॉपर खरीदे जाते हैं तो ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा ही होता है, मतलब वो कि हाँ कि रैंक 1 आ गई, रैंक 2 आ गई, टीचर खरीदे जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव पीआर होती है। क्या नेगेटिव पीआर? अगर आपको किसी को डाउन दिखाना है तो आप उनके खिलाफ बहुत छोटी छोटी चीज़ों को काउंटर डाउन कर सकते हो। कि आप मान लो आपकी मेरे से है कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, बट अब मैं मतलब ना आपका कंपटीशन बन गया हो, है ना, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है कि यार ये तो मेरा कंपटीशन बन गया है, अब थोड़ा सा कुछ इमेज, क्योंकि टीचर के पास क्या है, टीचिंग स्किल और उसकी इमेज, है ना। तो अब टीचिंग स्किल आप हिला नहीं सकते किसी की, आप फिर उसकी इमेज पे काउंटर करते हो। क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे क्लिप्स या फिर वो वायरल कराई जाती हैं जिसमें कि मान लो एक टीचर एक क्लास के अंदर कुछ वर्ड कभी गलत बोल देगा, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट कभी कभार गलत पढ़ा देता है, हम भी पढ़ा देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, हम बाद में बोलते भी हैं कि हाँ ये गलत है, तो फिर उस चीज़ को निकाला जाता है और उसको सर्कुलेट कराया जाता है कि ये तुम्हारे टीचर है जो गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी होता है, बहुत होता है। सर्कुलेट किया जाता है, बताया जाता है कि कंटेंट इधर उधर कॉपी हो गया, ऐसी मतलब बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। तो आपके खिलाफ नेगेटिव पीआर चला दिया जाएगा बहुत सारा अगर आप बड़े बन गए तो। हाँ, एंड धमकाया जाता है, कभी धमकी वमकी मिली है, थ्रेटन किया किसी ने? धमकी नहीं मिलती, चैनल्स पे कॉपीराइट आते हैं
आपके टेलीग्राम चैनल्स वगैरह उड़ा दिए जाते हैं। चैनल में कॉपीराइट भी आए हैं हमारे तो। तो कॉपीराइट तो तभी आएगा ना जब ऐसा कोई क्लेम करता है कि आप उनका मटेरियल है। हाँ, उनका मटेरियल है। आप जो PDF पढ़ा रहे हो वो उनका मटेरियल है, वो क्लेम हो जाता है। बट वो उतना इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि आप उसमें आप बोलोगे कि वो नहीं है, फिर वो थोड़ा बहुत यूट्यूब इधर उधर रिसर्च करेगा, आपसे कनेक्ट करेगा, देन इट विल बी गेट सॉर्टेड। वो हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, बट ऐसा होता है। अभी कौन होंगे, हु डू यू थिंक आर द टॉप टीचर्स इन द कंट्री ऑनलाइन वर्ल्ड में, ऑनलाइन वर्ल्ड में जो ऑफलाइन वालों के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन बन गए? ऑफलाइन के लिए कंपटीशन बन गए तो PW है, फिजिक्स वाला अलग सर, जो कि ऑलरेडी मतलब वो उनका ऑफलाइन भी आ गया ना अब। तो पर ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन के साथ, बट ऑनलाइन से स्टार्ट किया, सो ऑनलाइन से स्टार्ट करा। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। विकास देवी कीर्ति सर भी हैं, वो भी वेरी वेरी बिग। हाँ, मतलब UPSC में तो पूरा का पूरा उन्हीं का ही है। तो मेनली तो यही दो मुझे समझ आ रहे हैं। और कोई है जो इतना बड़ा कर रहा होगा? इतना बड़ा कर रहा है आज के समय पर नहीं, अब तो नहीं है। पहले कौन थे? मतलब पहले कंपनीज थी ना कुछ, अब वो नहीं है। जो खान सर, अवध ओझा, ये लोग मतलब ऑनेस्टली खान सर बहुत सही कर रहे हैं, बट मैं आपको अब बता रहा हूँ, बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं अभी। हाँ, बिजनेस पर्सपेक्टिव से जो मैंने आपको 2 नाम बताए बहुत ऊपर है बाकी सबसे। बट अगर आप स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करोगे, खान सर बहुत स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जेन्युइनली अगर मैं बोलूं, वो भी लोग भी सब अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो ऑफलाइन में ऑनलाइन में UPSC की तैयारी 600, 900, 1000 इस कॉस्ट में करा रहे हैं। वो बहुत डिफरेंट चीज हो जाती है कराना। मतलब रेवेन्यू वाइज उनका उतना नहीं है, आप इम्पैक्ट वाइज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब वो तो अब जैसे दोनों नाम लिया आपने, विकास सर और अलग सर, हाँ। राइट। तो फिजिक्स वाला से अगर आपको कोई एक चीज सीखनी है तो क्या सीखोगे? फिजिक्स वाला से या अलग सर से? चलो दोनों से बता दो। नहीं, अलग सर से मैं अलग सर को बहुत पहले से देख रहा हूँ। जब से मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने तो बहुत चीज़ें सीखी है। मैंने सीखी है, मैं आज भी सीख रहा हूँ, है ना। तो मुझे उनसे जो सीखने को मिला है वो है अपने इंटेंशंस को कैसे हर बार राइट डायरेक्शन पर रखा जाए। मतलब आपको बहुत पैसा मिलेगा, बट आपको पैसा के पीछे भागना नहीं है, आप इंटेंशन सही रखो, पैसा खुद ब खुद आएगा। वो उनसे मुझे बहुत क्लियरली समझ आया। ओके, राइट। एंड विकास सर से क्या सीखते हो? विकास सर से मैं ऑनेस्टली विकास सर से कभी पर्सनली मिल नहीं पाया अभी तक। हाँ, मन है काफ़ी मिलेंगे जल्दी। बट हाँ, वैसे विकास सर का ना, मतलब जितना मैंने उन्हें सुना है, देखा है, तो वेरी हम्बल और डाउन टू अर्थ जो नेचर है ना, मतलब जितने मैंने उनके जैसे इंटरव्यूज वगैरह मैं सुनता रहता हूँ उनके, तो वो सामने वाले को ऐसा फील कराते हैं ना कि एकदम बॉन्डिंग है उनके साथ। वो ऐसा महसूस नहीं होने देते कि यार आप विकास देवी कीर्ति सर हो, नहीं मैं सेम हूँ। वो तो उनसे बहुत वो डाउन टू अर्थ वाली पर्सनालिटी, हम्बलनेस वो फील होती है। नाइस, इंटरेस्टिंग। या ओके, आई वाज वाचिंग योर वीडियोस, ओके, बहुत सारे, एंड मैं मैथ करने की कोशिश कर रहा था कि आप कितना पैसा कमाते होगे। क्यों कर रहे थे? व्हाई नॉट फॉर द रिसर्च ऑफ दिस पॉडकास्ट। आप ये सबसे पूछते हो? हाँ। मुझे लगता है, आई थिंक आई जेन्युइनली फील कि इंडिया में मनी कॉन्वर्सेशन ज़्यादा होनी चाहिए। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमारे इधर अगर पैसे की बातें की जाए तो आपको ज़्यादा सही तरीके से देखा नहीं जाता, पर आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए क्योंकि बहुत लोग इंस्पायर होते हैं टू डू सर्टन थिंग्स एंड फॉलो देयर पैशन। राइट। अगर आप बताते हो क्या कैसा होता है, तो गिव मी अ रेंज। हाँ, लाइक अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो कहाँ से पैसे कमाते हो? कहाँ यूट्यूब से कितना आता है, कोर्सेज से कितना आता है, अब ब्रांड डील्स अगर होती तो उससे कितना आता है, क्या करते हो? देखो मैं आपको बताऊँ, मेनली ब्रांड डील्स पे हम कम फोकस्ड करते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के समय पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं, पहले करी है, जब ज़रूरत थी तब करी है। वेरी ऑनेस्टली अब उतनी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब से बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। अगर आप बोलो कि 100 रुपये ना, तो उसमें से आई गेस 20-30% से भी ज़्यादा यूट्यूब से आता है। क्योंकि हमारा एक चैनल नहीं है, अराउंड 5 या 6 चैनल्स हैं और लेक्चर्स जाते हैं
लेक्चर्स जो होते हैं AVD बड़ा होता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, एंड देन या तो उसमें एड्स चलती बीच बीच में, उसमें ऐड चलती हैं। अगर 1-2 घंटे का लेक्चर है तो उसमें हम सेट करते हैं 4 या 5 ऐड रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं क्योंकि 2 घंटे परेशान हो जाएंगे, पढ़ने आ रहा है वो लेक्चर। और ये चीज़ ना मैंने खुद ने ये डिसीजन लिया था एक बार टीम के साथ बैठ के कि ना ऐड ना थोड़े इसमें लेक्चर में कम कर दो, क्योंकि क्या है ना, जब मैं कॉलेज के टाइम पे किसी के लेक्चर देखना चाह रहा था, पढ़ना था, एग्जाम का टाइम आ गया और उस टाइम पे ऐड मैं परेशान हो गया। मैंने कहा नहीं यार YouTube ना यहीं पे ऐड लगाएगा इस वाले वीडियो में नहीं तो वो था, तो वो क्या होता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट मोमेंट स्टडी है ना, लास्ट मोमेंट स्टडी पे थोड़ा सा इशू होता है, तो वो ज़रूरी था। तो ऐड तो बहुत लंबे लेक्चर्स हैं, तो इसलिए 20-30% से भी ज़्यादा आता है। ठीक है, दैट इज़ वन। व्हाट नेक्स्ट इज ओनली एजुकेशन, बाकी बुक्स यू सेल बुक्स एज वेल? हाँ, किताबें लिख चुके हैं हम ऑलरेडी। तो उनसे कितना आता होगा? 10%, 5%? किताबों से काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि एक बुक नहीं है, 10th की है, 9th की है, साइंस की है, डिफरेंट बुक्स हैं हमारी, सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं हमारी जो कि मैंने लिख रखी हैं, तो उन बुक्स से आता है। तो ASP क्या एवरेज सेलिंग प्राइस? एक किताब की होगी 299, 300। ओके, 300 350 रहता है मेनली। सो दैट वुड बी 10-20%, वो भी होता होगा? उससे भी ज़्यादा होता है, 30%। सो जितना YouTube से आता है उतना ही किताबों से आता है। क्योंकि आप जो बुक्स हैं ना, जितनी भी बुक्स हैं, 5 किताबें हैं, 5 बेस्ट सेलर हैं, 5 अपनी अपनी कैटेगरीज में बेस्ट सेलर हैं। नाइस। तो 20-25 मान लो 25% वहाँ से, 25% यहाँ से, और बाकी 50% उससे। हाँ, मेनली। Nice. In a year, how much do you make? Well enough. जो तुम सब की ड्रीम कार है ना मैं खरीद लूंगा 4 बार। नहीं मतलब क्या था वो डायलॉग? यही था ऐसे हाँ, कि तुम्हारी जो ड्रीम कार है वो 4 बार खरीद सकता हूँ। और क्यों बोला था वो, बताओ मुझे। वो क्या था कि स्टूडेंट्स थे, लाइव क्लास चल रही थी, चैट के अंदर वो लिख रहे थे कि पढ़ाई से क्या होता है, हम तो ये करेंगे, हम तो ट्रेडिंग कर लेंगे, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, आप इतनी मेहनत से क्यों पढ़ा रहे हो, टीचर कितना ही कमा लेंगे। तो फिर मैंने उनसे बोला कि जो तुम ये जो सपने देख रहे हो ड्रीम कार के 4 बार खरीद सकता हूँ। तो इसलिए मतलब एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत है, मैं उनको ये बता रहा था। और फिर वो ट्रेडिंग कम्युनिटी क्यों चढ़ गया? वो बहुत कंट्रोवर्सी हुई है ट्रेडिंग कम्युनिटी फिर आई और उन्होंने अपना ही पर्सपेक्टिव लगा दिया कि ट्रेडिंग वाले तो इतना कमाते हैं, ये करते हैं, तुम टीचर हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये सब वो सब। कितने ट्रेडर्स कमाते हैं इंडिया में? बहुत कम। हाँ, मतलब अगर बोल रहे हैं तो लेट्स बिल्ड अ डिबेट ना, उनमें कुछ तो होता होगा लॉजिक। ट्रेडर्स मतलब वेरी ऑनेस्टली ना बहुत कम ही ट्रेडर्स हैं जो कि प्रॉफिट भी बना पा रहे हैं, ये भी एक रियलिटी है। मोदन, सो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इज ज़ीरोधा, राइट? और उनके को फाउंडर नितिन, एंड नितिन ये पब्लिकली बोल चुके हैं कि बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ देयर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इतने लोग ट्रेड करते हैं, इतना करते हैं, मोर देन 90% लोग कभी ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाते। 90%, मोर देन 90%। इनफैक्ट उनका नंबर तो और ज़्यादा था, आई थिंक 94-95, बट आई एम जस्ट मेकिंग, मुझे एग्जैक्ट 4-5-6 क्या था वो नहीं पता, तो इसलिए मैं 90% एंड अबव बोल रहा हूँ। ये तो फिर तो दिस इज वेरी शॉकिंग, और फिर तो सबको पता होना चाहिए। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, देन उसके बाद एक दूसरा डेटा था इंडिया का, मार्केट्स का, जो गवर्नमेंट डेटा था, विच वाज कि मेजॉरिटी लोग जो ट्रेडिंग में आए वो न्यूबीज हैं, जो 2 years एंड लेस वाले लोग हैं, उनमें ऑलमोस्ट 98% एंड अबव लोगों ने लॉस बनाया है। ओके, ठीक है। तो जो नए आ रहे हैं वही लॉस खा रहे हैं। वो तो लॉस खा ही रहे हैं, ऑलमोस्ट 98। अरे तो जिंदगी भर जिन्होंने किया वो 90 अबव है, तो क्या ये ठीक है। देन उसके बाद अनदर स्टैट व्हिच इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, कि जिनके पास बहुत कम पैसा है ना, जो एक्चुअली कम पैसे में ट्रेड करते हैं, लिमिटेड, 10 लाख से बिलो, 5 लाख से बिलो, जो कम पैसों से करते हैं, 50,000 10,000, वो तो दिस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस कि वो कभी पैसे बनाते। तो जितने लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई मत करो, राइट आंसर, यहाँ से राइट आंसर मिल रहा है। टेक्निकली मतलब इट्स इज, क्योंकि मुझे ना, मैं बहुत इसके बारे में रिसर्च करने लगा था, पढ़ने लगे थे कि यार
ट्रेडर्स इतना पैसा कमा रहे हैं, हाँ, मतलब क्योंकि दिन रात हमने तो left यही right देखा है कि वो इंस्टाग्राम पे रील आती है उसमें तुम ट्रेडर सिखा रहे हैं कि हाँ एग्जैक्टली रातों रात तुम मतलब खरबपति बन जाओगे, ये हो जाओगे, कुछ नहीं होता. मोस्ट ट्रेडर्स हैव लॉस्ट मनी देन दे हैव मेड मनी. द प्रॉब्लम इज कि अगर वो 10 बार हारते हैं और एक बार जीतते हैं ना, तो बातें सिर्फ एक बार जीतने ही करते हैं, क्योंकि किसी को पब्लिक में शेम अच्छी नहीं लगती. मतलब वो अपने प्रॉफिट शो करते हैं, लॉसेस को दिखाई नहीं शेयर नहीं करते. एंड बाय द वे अनदर स्टैट, बाय ऑल द एडटेक प्लेटफॉर्म्स इन द कंट्री जो आपको टूल्स देते हैं ना कोर्सेज बनाने के, राइट वो सब ये बताएंगे कि जितने YouTube पे और वर्ल्ड वाइड जहां पर भी जितने ट्रेडर्स हैं, वो जितना ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमाते ना, उससे ज्यादा ट्रेडिंग में पढ़ा के पैसा कमाते हैं. इसलिए इट्स इन देयर एक्चुअली इन देयर फेवर एंड फॉर देयर एडवांटेज कि वो बेचें कोर्सेज. तो जितने कोर्सेज बेचते हैं उससे पैसे कमाएंगे और उससे बहुत करोड़पति बन गए. तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम नहीं चल रहा कि वो ये सिखा रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, उसका वो पैसा चार्ज कर रहे हैं और उनको पता है कि ट्रेडिंग से खुद ब खुद लॉसेस वो खुद खा रहे हैं. दैट्स देयर. बोलते हैं कोई कार खरीदी आपने? नहीं, ऐसी कोई ड्रीम कार नहीं है. मैं तो नॉर्मल कोई भी. बट अभी अब थोड़े पैसे से कमाए होंगे. You're 23 एट द एज ऑफ 23 you're young. अब कुछ तो थोड़े बहुत छोटे-मोटे खर्चे करते हो. मैंने कार वार में नहीं करा. मतलब मैंने कार पहले खरीद के दी थी, मेरे फादर को ही दी थी, नॉर्मल कार स्कोडा की थी. ओके. उसके बाद खुद के लिए नहीं खरीदी कोई? तो दिल्ली में अभी कार नहीं है? कार है बट वो ड्राइवर रहते हैं, कार चलती है उन्हीं के साथ. कौन सी कार है? नॉर्मल कार है वो भी. अच्छा. हाँ. कोई ऐसे फैंसी? कोई कुछ नहीं, नॉर्मल. मन नहीं होता? मन नहीं होता. Why? क्योंकि अब तो कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस है, यू आर मेकिंग मनी. वो वाली बात थी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज की मुझे अभी मतलब जरूरत महसूस नहीं होती. मेरे लिए दुख क्या है कि अगर मुझे गाड़ी चलानी पड़ रही है मेरे लिए बहुत दुख है. वो दुख है मुझे. अब अगर कोई महंगी गाड़ी ले ली तो वो मुझे चलानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे डर लगता रहेगा हमेशा अंदर से कि एक तो इतनी महंगी गाड़ी ले ली है, अब इसको चलाओ भी. इसलिए मुझे कंफर्ट ज़्यादा इस साइड पे ज़्यादा प्रेफरेबल है कि गाड़ी नॉर्मल हो, बट मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं आराम से बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, टाइम बचेगा. ओके, व्हाट डू यू थिंक, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज लाने चाहिए हमें? बिकॉज इतने सारे बच्चों को आप पढ़ाते हो, तो आपके पास बहुत इंसाइट होगा ग्राउंड लेवल का. बिल्कुल. क्या तो आप ये गवर्नमेंट लेवल से पूछ रहे हो कि क्या चेंजेस लाने चाहिए या फिर प्रॉब्लम्स क्या है, क्या दिक्कत लग रही है अभी? प्रॉब्लम्स क्या है, राइट. तो सबसे बड़ी और बिगेस्ट प्रॉब्लम जो चलती आ रही है ना, वो ये है कि इतनी ओल्ड बोरिंग टेक्स्ट बुक्स, ऐसी किताबें जिनमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली चीज़ों को बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, सब कुछ बस लिखा हुआ है, उसमें क्या उसका प्रैक्टिकल यूज़ है. लोग मजाक उड़ाते हैं ना एजुकेशन का कि क्यों है, वो इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल यूज़ नहीं समझाया जा रहा ना. वो प्रैक्टिकल यूज़ अगर आप इंजीनियरिंग में आओगे तब आपको समझ आएगा, अच्छा है हमने तब पढ़ा था, तब इसका ये लिंक आया, वो तब जाकर समझ आता है. उससे पहले किसी को कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं पता. तो पहला ड्रॉबैक सेटबैक यही है कि आप प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो. सेकेंड चीज, एग्जाम्स अच्छे भी हैं, एग्जाम्स बुरे भी हैं, क्योंकि एक रियलिटी चेक तो मिलना चाहिए सबको कि कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा. बट सिर्फ एग्जाम्स हो वो अच्छा नहीं है. हम बात ही नहीं करते ना किसी और चीज़ के बारे में. हम बोलते हैं कि हाँ कि एग्जाम आ गए, इसमें इतने मार्क्स आ गए, इसके इतने मार्क्स आ गए. ये जजमेंट क्राइटेरिया है हमारे लिए. क्या सीखा, क्या समझा, कुछ फर्क नहीं पड़ता. एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट. कैसे भी आए हो, चीटिंग करिए, कुछ भी करिए, वो है. तो ये दो तो बहुत बड़े हैं. उसके अलावा जब हम इतना आगे पहुंच ही गए हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि एक स्टूडेंट जो आया है उसके पर्टिकुलर स्किल सेट पे कोई काम नहीं कर रहा है. जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है, वो 10th में आज के समय पर, उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, SST, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाया जा रहा है. अब जब बात आती है स्ट्रीम सिलेक्शन की तो उसको ऑप्शन मिलेगा या तो तू PCM, PCB, कॉमर्स. क्या ये जो पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं क्या ये इनफ है? इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है. और इवन शॉकिंगली हमारे जो CBSE का जो सर्कुलर है जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें इनके 10 टाइम्स ज़्यादा सब्जेक्ट हैं. 10 टाइम्स. बड़ा दिखाते नहीं स्कूल वाले. रोबोटिक्स एक सब्जेक्ट है CBSE के अंदर, पर स्कूल में अवेलेबल नहीं है. क्यों नहीं है? टीचर्स नहीं है, स्कूल वाले नहीं लाते, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स भी कम होते हैं. सारा गेम वो रेवेन्यू प्रॉफिट वाला आ जाता है. हाँ, वो ऑप्शन ही नहीं देता. तो सब्जेक्ट भी बनाए हैं बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है वो सब्जेक्ट.
किसी का इंटरेस्ट है तो वो उसको वहाँ पर जाए, बट वो जा नहीं सकता। तो आर यू चेंजिंग दिस? हम क्या कर रहे हैं पर्टिकुलरली कि एक वीक स्टूडेंट को, एटलीस्ट वीक स्टूडेंट हो नॉर्मल स्टूडेंट कोई भी हो, उसको ये तो पता चल जाए कि उसका इंटरेस्ट क्या है। हम उसमें मदद करा रहे हैं उसकी अभी हम कुछ। और मैं आपको वैसे दिस इज दी थिंग दैट वी आर मेकिंग, वो थोड़ा सा है अभी, कुछ टाइम पे लाएंगे भी, उसको लॉन्च भी करेंगे। वी आर मेकिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ गूगल। हम गूगल के साथ कुछ मिलके बना रहे हैं इसके अंदर ना, हमारी टेक टीम गूगल के साथ मिलके कुछ ऐसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बिल्ड करने की कोशिश कर रही है जिसमें कि हम, एक स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, हम उसका पहले तो ये पता चल जाए कि यार वो कितने समय तक बैठा है, कितना उसका वॉच था, कौन सा लेक्चर उसने कितने घंटे, एक पूरी डेटा आ जाए हमारे पास। उस डेटा के डिपेंडेंसी से और उसके जो टेस्ट एनालिसिस से ये पता चल जाए उसका क्या चीज़ स्ट्रांग है, क्या वीक है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, नाइस, किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ रहा है, वो उसका इंटरेस्ट है। तो हम एटलीस्ट उसको ये रिकमेंड कर पाए कि भाई तुझे इसमें मज़ा आ रहा है, इसमें तो कुछ कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर। दिस विल बी गेम चेंजिंग। तो अगर इंटरेस्ट मैपिंग हो गई तो राइट, आज तो पता ही नहीं है, आज नहीं पता, किसी को नहीं पता इंटरेस्ट क्या है। मम्मी पापा ने बोला पीसीएम ले ली तो ले ली, पीसीबी ले ली तो ले ली, होता है ना हमारे घर में, यही तो हुआ है, सबके साथ यही हुआ है। एंड कब तक ये प्रोडक्ट आ जाएगा जो तुम निकाल रहे हो? ये तो अभी टाइम लगेगा, आई गेस दिस ईयर के एंड तक। ओके, बट स्टिल दिस ईयर के एंड इज नॉट दैट फार। वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट कि ये प्रोडक्ट जल्दी निकले और काफ़ी बच्चों की हेल्प हो। एंड ब्रदर, यू आर एन इंस्पिरेशन। बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे आपको डेली, बट जेन्युइनली, एंड बड़ा मज़ा आया मुझे बात करके। बिल्कुल भाई, इट वाज फन, चिल। ऐसे लगा ही नहीं मुझे कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ऐसा लगा मेरा छोटा भाई आया, बिल्कुल कॉन्वर्सेशन चल रही है स्कूल की। अमेजिंग। हाय राज भाई, कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आ जाओ। हाउ ओल्ड आर यू? 23। 23? या माय बर्थ ऑफ डेट 2001। भाई क्या बात है। राइट, शिट, ये तो मैं छोटे भाई से भी छोटा है। एंड डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड नाउ? रिलेशनशिप में हो? नहीं। तो इन अब नहीं, बिकॉज नाउ तो यू आर सक्सेसफुल, यंग, फेमस, इतना सारे मत बोलो, गोल्स कर इतना। लिए, इंटेलिजेंट, बहुत सारे टिक करते हो ना वहाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट। नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।